हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं फिनशाला के आज के हमारे इस वीडियो पे। आज का हमारा जो वीडियो है वो हमारे फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल के सीरीज का कंटिन्यूएशन वीडियो है, जहां पे आज हम बात करेंगे हमारे चैप्टर 8 के पार्ट 3 में, जहां हम समझेंगे फाइनेंशियल मार्केट में आर्बिट्रेशन टर्म जो है उसका क्या मतलब होता है और उसकी क्या यूज होती है या कब उसे यूज करते हैं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। Arbitration is an alternative dispute resolution mechanism provided by stock exchange for resolving disputes between trading members and their client in respect of trades done on the exchange। ये एक रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है। सबसे पहली चीज यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे टर्म ऑल्टरनेटिव जो है मेंशन किया गया है। ठीक है, तो होता क्या है, प्रोसेस में बताती हूँ। अगर कोई क्लाइंट को कोई भी तरह की प्रॉब्लम है या कोई भी कंसर्न है, सपोज किसी ट्रेडिंग मेंबर ने या किसी ब्रोकर ने अगर आपके अकाउंट में कोई पोजीशन ली है, बी इट कैश मार्केट में या फ्यूचर्स या ऑप्शंस मार्केट में या करेंसी या कमोडिटीज में, आपसे बिना राय लिए, आपसे बिना कंफर्मेशन लिए अगर आपके ट्रेडिंग मेंबर या ब्रोकर ने कोई भी तरह की ट्रेड ली है और उससे आपको बहुत ज्यादा नुकसान लगा है, उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप एक्सचेंज को एक ईमेल कर सकते हैं जहां पे आप ये स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हैं कि जो भी ट्रेड्स हुई है आप उनसे सहमत नहीं है, और ये और आप जो आउटकम है उससे आप सहमत नहीं हो और ट्रेडिंग मेंबर ने जो किया है वो गलत किया है। एक्सचेंज क्या करते हैं, एक कंप्लेंट की कॉपी जो है ब्रोकर को भेजते हैं और अपनी सफाई देने का मौका देते हैं। ब्रोकर अपनी तरफ से रिवर्ट बैक करते हैं, और अगर वो एक्सचेंज उनके व्यू पॉइंट से सहमत होते हैं तो वो आपको डायरेक्टली, आपको एज अ क्लाइंट आपको जाके इन्फॉर्म करते हैं कि ये सिनेरियो था, उस केस में चीजें हुई है। अब सपोज ये होने के बावजूद भी अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है और आपको ये लगता है कि आपके साथ फिर भी गलत हुआ है, आपके जानकारी के बिना ट्रेड्स हुई है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक लेवल ऊपर अपनी कंप्लेंट को लेके जा सकते हैं। अब ये एक लेवल ऊपर जो एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म जो है वहां आता है आर्बिट्रेशन। अब क्या होगा, सपोज आप एक्सचेंज ने जो आपको बताया उससे आप सहमत नहीं हो, आप एक्सचेंज के पास दोबारा जाते हो या उनसे कम्युनिकेट करते हो वाया योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, तो एक्सचेंज आपको बोलता है कि अगर आप ये सब सिचुएशन से, हमारे रिड्रेसल से, हमने जो अपनी साइड से रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया है, जो सोल्यूशन आपको दिया है, उससे अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो एक और ऑप्शन है आपके पास अपना ये डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व करने का, और वो है आर्बिट्रेशन। तो आप क्या कर सकते हो, इस डिस्प्यूट को एक लेवल ऊपर लेके जा सकते हो और अपने डिस्प्यूट को, अपने ट्रेडिंग मेंबर के साथ हुई डिस्प्यूट को आप आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, डिस्प्यूट जो है जनरली ट्रेडिंग मेंबर और उसके रजिस्टर्ड क्लाइंट के बीच में होना चाहिए, और ये ट्रेड्स जो है वो एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए। आपके रजिस्टर्ड एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, और आपका ब्रोकर जो है जिसके अंडर आप ये काम कर रहे हो या जिसके अंडर आप ट्रेडिंग करते हो या अपना पोर्टफोलियो संभालते हो, मेंटेन करते हो, वो भी रजिस्टर्ड होना चाहिए सेबी के अंडर पे। इफ नो amicable settlement could be reached through a normal grievance redressal mechanism of the stock exchange, then you can make application for reference to arbitration under the bylaws of concerned stock exchange। इसका मतलब यही हुआ जो मैं आपको पहले बता रही थी कि अगर आप संतुष्ट नहीं है एक्सचेंज के रिड्रेसल से, एक्सचेंज के सोल्यूशन से, तो आप अपनी एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं और सेबी को बोल सकते हैं या एक्सचेंज को बोल सकते हैं कि मुझे मुझे जो है आर्बिट्रेशन करना है, और आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है आप अपना डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व करना चाहते हैं। ये आर्बिट्रेशन की फैसिलिटी जो है वो सेबी ने अपने बाई लॉज में मेंशन किया है कि अगर कोई भी कंसर्न पार्टीज, कंसर्न क्लाइंट जो है, जो
अपने प्रॉब्लम से या जो भी डिस्प्यूट के जो आउटकम है उससे अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो सेबी के बाई लॉज के अकॉर्डिंग आर्बिट्रेशन प्रोसेस के थ्रू भी अपना रेजोल्यूशन डिस्प्यूट करवा सकते हैं। सेकेंड आता है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को हम आईपीएफ के नाम से भी जानते हैं। जनरली एक्सचेंजेस जो होती हैं वो ये इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को इसीलिए मेंटेन करती है ताकि अगर फ्यूचर में या कभी भी ऐसी कोई कोई लमसम पेमेंट की नौबत आए किसी भी मेंबर के डिफॉल्ट करने की वजह से, तो उस तरह के फंड जो होते हैं वो आईपीएफ से ही निकलते हैं। अब चलिए ये देखिए, ये जो लाइन है, टू मेक गुड इन्वेस्टर क्लेम्स विच में अराइज आउट ऑफ नॉन सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन बाय द ट्रेडिंग मेंबर। सपोज किसी ब्रोकर ने कोई भी तरह का सेटलमेंट नहीं किया है, डिफॉल्ट कर दिया है, उस तरह के नॉन सेटलमेंट के डिफॉल्ट को गुड करने के लिए, मतलब सही करने के लिए, या नॉन सेटलमेंट को सेटलमेंट में कन्वर्ट करने के लिए एक्सचेंज जो है वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को ही यूज करते हैं। अब नॉन सेटलमेंट को सेटलमेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होगा, क्या करना पड़ता है कि कोई भी ट्रेडिंग मेंबर अगर किसी क्लाइंट का पैसा नहीं देते हैं टाइमली, T+2 में या T+1 में सेटलमेंट में नहीं दे पाते हैं, उसे नॉन सेटलमेंट कहते हैं। तो अगर एक्सचेंज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड से उन इन्वेस्टर को फंड्स दे देता है तो उसको हम लोग सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन या सेटलमेंट्स ऑफ फंड कहते हैं। तो कभी भी ऐसी कोई डिफॉल्ट होती है तो एक्सचेंज जो है वो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड को यूज करते हैं इस टाइप के पेमेंट करने के लिए। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्लेम पेबल फ्रॉम द आईपीएफ टू इन्वेस्टर where the trading member through whom the investor has dealt is declared as defaulter is 10 lakh। मतलब अगर कोई ट्रेडिंग मेंबर की गलती हो जाती है तो उसकी तरफ से अगर सेटलमेंट करना हो, डिफॉल्ट को सही करना हो, इन्वेस्टर को अगर पैसा देना हो, तो जो मैक्सिमम अमाउंट जो एक इन्वेस्टर को मिल सकता है या मैक्सिमम अमाउंट जो एक इन्वेस्टर क्लेम कर सकता है वो 10 लाख होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। अब चलिए समझते हैं सेबी स्कोर्स क्या होता है। यहाँ पे स्कोर्स जो है उसका मतलब होता है सेबी कंप्लेंट रिड्रेसल। सपोज अगर आप एज अ क्लाइंट ब्रोकर के सोल्यूशन से या एक्सचेंज के थ्रू कोई भी सोल्यूशन जो उन्होंने प्रोवाइड किया है उससे आप संतुष्ट नहीं है और आप डायरेक्टली अगर आप सेबी को कंप्लेंट रेज करना चाहते हैं, तो उस सिनेरियो या उस केस के लिए सेबी ने एक ऑनलाइन पोर्टल या एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल किया है सभी इन्वेस्टर्स के लिए, सभी क्लाइंट्स के लिए, जिसका नाम है स्कोर्स। यहाँ पे कुछ ऐसे कंप्लेंट्स जो सेबी लेते हैं या सेबी रिड्रेस करते हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो सब मेंशन्ड है। जनरली देखिए, जैसे इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, आपके शेयर्स के ट्रांसफर के रिलेटेड या इशू के रिलेटेड अगर कोई भी दिक्कत है या कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप सेबी को ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको डिविडेंड नहीं मिले हैं लिस्टेड कंपनी से, उसके केस में भी आप कर सकते हैं। और कोई भी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी है, सब ब्रोकर या ब्रोकर है जो सेबी के अंडर रजिस्टर्ड है, उनसे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी कंप्लेंट है तो आप डायरेक्टली सेबी को ये कंप्लेन कर सकते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज मार्केट के रिलेटेड कोई भी अगर आपको कंप्लेंट है या सेबी के अंडर जो ब्रोकर एंड सब ब्रोकर रजिस्टर्ड है उसके रिलेटेड कोई भी कंप्लेंट है तो आप ऑनलाइन सेबी को कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। और आपके कंप्लेंट ऑनलाइन कंप्लेंट रेज करने के बाद सेबी जो है क्या करते हैं, इमीडिएट एक्शन लेते हैं और आपके टाइम टू टाइम उस कंप्लेंट की स्टेटस जो है वो अपने साइट पे अपलोड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये छोटा चैप्टर जो है वो यही खत्म होता है। काइंडली हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस जो है, जो फाइनेंशियल मार्केट बिजनेस मॉड्यूल के सीरीज का ही एक पार्ट होने वाले हैं, उसे आप देख सकें। और अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल टर्म्स के रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी चीजें हैं जो नहीं समझ आ रही है तो वो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।